आज हम लोग गांधी युग मॉडर्न हिस्ट्री के गांधी युग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे और उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने इससे पहले लगभग 150 तक प्रश्नों का हल देख लिया था। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे, यानी कि 151 से देखेंगे। तो यह गांधी युग से रिलेटेड है, यानी कि जितने भी जो गांधी युग, यानी कि जब गांधी जी आते हैं उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, किन किन क्षेत्र में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो उन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज उससे आगे ही हम लोग देखेंगे। 151 में कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या थी। यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इससे पहले एक हम लोग क्या देखे थे, उषा मेहता से पहले एक और व्यक्ति थे। कौन थे? जिन्होंने क्या किए थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस समय 1942 ईस्वी में वह अंडरग्राउंड होकर, यानी कि वह ब्रिटिश के जेलों में बंद ना होकर अंडरग्राउंड रहकर वह क्या किए थे, 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन में काफ़ी अहम अहम भूमिका निभाई थी। उसका चर्चा हम लोग पहले किए थे, उसका नाम हमें आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे उषा मेहता की चर्चा। तो ये उषा मेहता क्या थे? यह उषा मेहता जब भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 ईस्वी जब स्टार्ट होता भारत छोड़ो आंदोलन, उस भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान में वह एक रेडियो चलाने के, कांग्रेस रेडियो चलाने का जिम्मा ये अपने अंडर में लेते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि 14 अगस्त 1942 ईस्वी के दौरान यह अपने सहयोगियों के साथ एक कांग्रेस रेडियो खुफिया चलाना स्टार्ट करते हैं और यह इस रेडियो के माध्यम से वह लोगों को जागरूक करने तथा विभिन्न जो नेताएं हैं, प्रसिद्ध नेताएं हैं, उनके आवाज़ों को वहाँ तक पहुँचाने का काम इस रेडियो के माध्यम से करते थे। और जब ये रेडियो चला रहे थे तो वह अंग्रेज़ों से छिपकर, यानी कि अंग्रेजों से बचकर, ताकि ये गिरफ्तार ना हो जाए और वह आंदोलन में यह क्या कर रही हैं, आगे तक ले जाए और उसकी अहम भूमिका निभा सके। उसी के कारण ये हर एक दिन अपना जगह बदलते थे। तो उसमें बहुत सारे जैसे महात्मा गांधी और अन्य बड़े नेताओं का रिकॉर्डिंग कर वह लोगों को तक वहाँ तक संवाद को पहुँचाते थे। तो ये थे कौन? उषा मेहता थे। तो वह हालांकि ज़्यादा दिन तक वो चला नहीं पाए। 14 अगस्त से स्टार्ट किया, 2-3 महीना के बाद फिर गिरफ्तारी हो जाते हैं ये। तो ये था उषा मेहता का ख्याति। नेक्स्ट हम लोग 152 में देखेंगे, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जिन्होंने 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, अब 1925 में प्रश्न पूछा। इसे समझने के लिए आपको कुछ पीछे चलना पड़ेगा। वक्त है, यानी समय है 1923 ईस्वी को। आपको पता होगा 1923 ईस्वी में क्या होता है। 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना होती है। किनके नेतृत्व में? चित्तरंजन दास के नेतृत्व में। जब वो गया का अधिवेशन हो रहा होता तो वह उन्होंने एक प्रस्ताव को रखते हैं जिसमें से वह विधानसभा में प्रवेश करने की बात, और प्रवेश करने के बाद उस अंग्रेज की सत्ता का विरोध करने की बात करते हैं। तो वहाँ पर उस प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाता। इसी से वो नाखुश होकर वो अलग जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। और उस पार्टी की स्थापना के बाद में जो होते हैं, क्या होता है, वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में घुसते हैं। और साथ में जब वो अलग होते हैं तो मोतीलाल नेहरू रहते हैं और वही एक कौन रहते हैं, ये विट्ठल भाई पटेल, वो साथ में निभाते हैं। वो अलग होकर इनके साथ में रहते हैं। और फिर अंततः उसके बाद तो कौन, सी आर दास, चित्तरंजन दास, वो तो एंट्री करते ही हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसके बाद कुछ समय बाद विट्ठल भाई पटेल होते हैं, उनका क्या मिलता है, उनका महत्वपूर्ण योगदान, यानी कि उस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव को लाते हैं तथा संशोधन करते हैं। उसके पहले एक मॉडल काउंसिल का जो होता है उसमें भी वो संशोधन करने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो ये था विट्ठल भाई पटेल, जो क्या के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इन्हीं के पटेल थे कौन, ये बारदोली हत्याकांड सरदार पटेल थे। वो उन्होंने, इनके ये बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल और छोटे भाई थे सरदार पटेल। नेक्स्ट देखिए 153 में, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सूची 2 में अधिवेशन स्थल है। तो ये थे। तो कांग्रेस अध्यक्ष देखिए, इसमें कौन है, डॉक्टर M.A. अंसारी और पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। और उधर अधिवेशन का स्थल पूछा है। यानी अब हमें समझना होगा कि जो कौन थे, M.A. अंसारी। M.A. अंसारी का मतलब क्या हो गया, ये हो गया मुख्तार अहमद अंसारी। तो मुख्तार अहमद अंसारी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। यह एक राष्ट्रवाद और राजनेता होने के साथ साथ क्या थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के पूर्व अध्यक्ष भी थे। तो अब बात की जाए, यह जो थे कौन, मुख्तार अहमद अंसारी, इन्होंने मद्रास मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई भी किए, एमडी बनते हैं, एमडी के बाद एमएस करते हैं और फिर उसके बाद इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं। इंग्लैंड से लौटने के बाद ये दोनों में एक साथ कांग्रेस लीग, और उधर हो गया मुस्लिम लीग और इधर हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों में 1916 ईस्वी में एक साथ वो क्या करते हैं, एंट्री करते हैं 1916 से पहले। और फिर 1916 ईस्वी में आपको पता होगा कि क्या होता है, इसमें गरम दल नरम दल एक होती था, साथ में जो मुस्लिम लीग होता है और कांग्रेस जो दोनों एक साथ होते हैं। तो उन दोनों को एक करने में
क्या होता है उसमें जो कड़ी जोड़ने में होता है इनका मुख्तार अहमद अंसारी का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। फिर हालांकि उससे पहले वो क्या होते हैं 1917 से लेकर 1918 से 1920 तक ये मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी होते हैं, लेकिन 1920 ईस्वी में कुछ खटपट हो जाने के कारण मुस्लिम लीग में फिर वो छोड़कर कहाँ चले आते हैं, गांधी जी के सराहना यानी कि इस साइड में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चले आते हैं। और फिर उनको 1927 ईस्वी का जो मद्रास का अधिवेशन होता है इसमें उनको क्या किया जाता है, अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। और आपको पता होना चाहिए कि ये मुख्तार अहमद अंसारी जो जामिया मालिया इस्लामिया जो कॉलेज है दिल्ली का, जो विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जा रहा है, उसके ये संस्थापक में से एक थे। और आपको बता दें कि जो वो जो हकीम अजमल खान थे, उनकी मौत के बाद उन्होंने दिल्ली जामिया इस्लामिया का कुलपति के रूप में भी काम किया था। तो ये था इनका ख्याति था डॉक्टर हामिद एम ए अंसारी का, मुख्तार अहमद अंसारी का। दूसरा है पुरुषोत्तम दास टंडन। ये पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे, आइए इनके बारे में जानते हैं। यह भी काफ़ी अहम भूमिका है इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। यानी कहने का मतलब है जब जब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में अगर नेतृत्व करने की बात आ जाए, सबसे पहले आगे खड़ा रहने की बात आ जाए, तो अब पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम याद आता है। क्योंकि अगर इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने जब जब ज़रूरत पड़ा है तो तब तक मतलब स्वतंत्रता संग्राम की बात हुई तो इन्होंने बढ़ चढ़कर और आगे सबसे नेतृत्व किया है। या एक बार नहीं 7 बार जेल जा चुके हैं, तो सोच लीजिए। तो ये था पुरुषोत्तम दास टंडन। इनके बारे में अगर आप देखा जाए तो 1937 का जो आम चुनाव होता है, जिसमें 11 प्रांतों में चुनाव होती है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6 में पूर्ण बहुमत मिलती है, उसके बाद 7 में वो गठबंधन से सरकार बनाती है। तो कहिए कि उस प्रदेश में जो क्या होता है प्रांतीय सभा का जो 1937 में चुनाव होता है, उस 11 प्रांतों के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का सीट होता है, उस विधानसभा में जो जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, जो उसमें नगरों तक जा तक गाँव तक जा कर संबोधन करते हैं, वो होते हैं कौन, यही होते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसलिए उनके बारे में, जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उनके बारे में लाल बहादुर शास्त्री भी लिखते हैं कि 1936-37 के जो नई जो प्रांतीय ये सभाओं का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पूरी शक्ति के साथ जो भाग लिया था, उसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस में क्या हुई थी, भारी सफलता मिली थी। और इसका पूरा श्रेय टंडन जी को जाता है। और फिर आपको टंडन जी को अध्यक्ष भी वहाँ बनाया जाता है उसके। तो ये था टंडन जी। उसके बाद इन्होंने 1942 ईस्वी की इलाहाबाद में गिरफ्तार भी होते हैं, उससे पहले भी 40 में होते हैं। मतलब कहिए कि ये पूरे मतलब कहिए 7 से 8 बार तक गिरफ्तारियाँ होती हैं। इनके संघर्ष और त्याग को देखकर जो वाजपेयी जी थे, किशोर वाजपेयी, उन्होंने लिखा है कि जब जब राष्ट्रीय संघर्ष की ज़रूरत पड़ी है टंडन जी सबसे आगे रहे हैं और वह कभी खाली बैठे नहीं है। तो ये था पुरुषोत्तम दास टंडन जी। वो कब थे, उन्होंने 1950 ईस्वी के जो नासिक में हुआ था उसमें उसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला था। सरोजिनी नायडू आपको पता होगा, ये काफ़ी चर्चित, काफ़ी अच्छा प्रश्न। सरोजिनी नायडू कौन होते हैं, वह होते हैं, क्योंकि भारतीय यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष की बात हो रहा है तो कांग्रेस अध्यक्ष में सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला होती है जो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। क्या प्रथम महिला, भारतीय महिला, प्रथम महिला तो एनी बसंत, जो 1917 में उनको मौका मिल जाता है बनने का, तो ध्यान में रखें। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस तो आपको पता ही होगा, हरिपुरा काफ़ी प्रसिद्ध है। हरिपुरा के बाद त्रिपुरा होता, हरिपुरा गुजरात में, त्रिपुरा जबलपुर में, क्योंकि जब हरिपुरा के बाद होता, इसी हरिपुरा में क्या होता, जवाहरलाल नेहरू को क्या कहता है, समिति का जो आयोग है, कौन, ये जो आयोग होता है पंचवर्षीय आयोग, उसके मतलब जो उस समय जो शेड्यूल चलाया जाता है उस आयोग का, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को ही क्या किया जाता है, चुना जाता है। प्रश्न ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद हरिपुरा के बाद त्रिपुरा होता, त्रिपुरा में आपको पता होगा किस तरह से कई वर्षों के बाद जब क्या होता, गांधी जी और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता को लेकर क्या होता, वोटिंग किया जाता है। और उस वोटिंग में क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जीते हैं। तो ये हरिपुरा का पूछा है जो 1938 ईस्वी में हुआ था, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। तो ये तरह था कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन के बारे में हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग 154 में देखेंगे। 154 में करा, निम्नलिखित में से किन आंदोलन में महिलाओं ने घर की चारदीवारी से बाहर निकला और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। करा किस में आंदोलन मतलब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑप्शन में स्वदेशी आंदोलन, यह तो आंदोलन था, समझिए स्टार्टिंग आंदोलन होता है, वह होता है बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में होता है स्वदेशी आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से जो गर्मवादी होते हैं, उदारवादी होते हैं, उन दोनों में क्या होता है, थोड़ा मतभेद इसलिए को लेकर होता है क्योंकि जो गर्मवादी होते हैं, जो गर्म दल के नेता होते हैं, वह क्या होते हैं, स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी बनाना चाहते हैं, पूरे राष्ट्र में, उसमें राष्ट्र तक उसको ले जाना चाहते हैं, जिसमें हर एक लोग, लेकिन जो उदारवादी होते हैं उसे बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो ये था स्वदेशी आंदोलन, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से क्या क्या था, स्वदेश से बने वस्तुओं का उसमें प्रयोग का क्या क्या था, जोड़ दिया जाता है, और जो विदेश से बने वस्तु होता है उसका बहिष्कार किया जाता है। ये स्वदेशी आंदोलन था जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग नहीं लेती। होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में, जिसमें एनी बेसेंट और लाला लाजपत राय के ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में क्या होता है, होम रूल लीग आंदोलन का एक
शाखा का नेतृत्व कौन करते हैं, एनी बेसेंट करते हैं। दूसरे शाखा का नेतृत्व कौन करते हैं, दूसरे शाखा का नेतृत्व करेंगे ये बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि उस वक्त बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा होते हैं और जेल से रिहा होने के बाद क्या होता है कि वह काफ़ी कुछ बदलाव लाते हैं और वो अपने क्या करते हैं उसमें प्रवृत्ति करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गया था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अभिप्राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तो यानी कि उसमें बिना सम्मिलित हुए नहीं हो सकता, तो उसमें वो उसके लिए क्या करते हैं, काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि उनके जेल से निकलने से पहले और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति रुख में काफ़ी बदलाव आता है, क्योंकि ये चीज़ उनको समझ में आ गया था कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वह क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अभिप्राय बन चुका है, इसलिए वो उसमें क्या चाह रहे थे, उससे जुड़ना भी चाह रहे थे उनमें, तो उसके लिए बढ़ चढ़ कर गाँवों तक जा जाकर वो क्या करते थे, जो भी था उसको संबोधन कर रहे थे, उसको लोगों को प्रेरित जागरूक कर रहे थे, जिसके बारे में नरम दल भी इससे प्रभावित होता है। फिर आप देखेंगे किस तरह से होम रूल लीग का एनी बेसेंट के एक शाखा का हुआ, दूसरे शाखा का ये करते हैं, दिन प्रतिदिन इनका क्या होता है, इनकी मेहनत और लगन से हुआ, उसमें जो सदस्यों की संख्या बढ़ते जाती है और 1916 ईस्वी में शक्ति प्रदर्शन करते हैं और उस शक्ति प्रदर्शन में ट्रेन भर भर कर उस जो आंदोलन हो रहा था 1916 ईस्वी का अधिवेशन, वहाँ पर वो पहुँचते हैं और उसके बाद फिर एनी बेसेंट के सहयोग से, हालांकि एनी बेसेंट तो एक बार 1915 में भी कोशिश करती है कि वो शामिल हो जाएं, लेकिन फिर नरम दल के क्या हो जाने के कारण नरम दल की मतलब उनका भावना नहीं होने के कारण जो नरम दल थे वो नहीं चाह रहे थे, तो उसके कारण वहाँ पर बात रुक जाती है। फिर 1916 तक कामयाबी मिलता और फिर एनी बेसेंट के सहयोग से वो क्या होते हैं, फिर शामिल में होते हैं, यानी गरम दल नरम दल फिर से एक होता है। तो वो अच्छा प्रश्न है, हम लोग इसके पहले चर्चा किए थे, तो इसमें भी महिलाओं की बढ़ चढ़कर योगदान नहीं लेती है। अब आगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब होता है, याद करिए, असहयोग आंदोलन निकाला जाता है खिलाफत आंदोलन के बाद 1919 के बाद 1920 ईस्वी में 1 अगस्त की उसको औपचारिक रूप से माना जाता है। उसके बाद आप देखेंगे गांधी जी में इसमें क्या होता है, खिलाफत आंदोलन में ये एक सहयोग करते हैं मुस्लिमों का उस खिलाफत आंदोलन के लिए, जिसमें मुस्लिमों का भी सहयोग मिलता है। सहयोग आंदोलन हालांकि चौरा चौरी कांड के बाद इसे वापस कर लिया था, इसमें भी महिलाएं आगे निकली थी और सभी अवज्ञा आंदोलन तो आपको पता ही होगा, दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया और इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय 1930 में, तो 3 और 4 इस प्रश्न का सबसे पर्याप्त आंसर होगा। 155 में देखिए 1939 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्यों? अब समझिए कि 1936 से 37 में चुनाव होता है, 37 में चुनाव होता है, उसमें 11 प्रांतों में चुनाव होती है, उस 11 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत 6 प्रांतों में आती है और 7 प्रांतों में वह गठबंधन से सरकार बनाती है और इसमें मुस्लिम लीग को मात्र एक भी प्रदेश में क्या होता है सीट नहीं आता। अब प्रश्न उठ रहा हो कि 11 हुआ, 6 में कांग्रेस आया और बाकी कहाँ गया, तो बाकी अन्य क्षेत्रीय दल प्रभावी रहे थे, चाहे वो आप उत्तर पश्चिम की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, पंजाब की, तो वहाँ क्षेत्रीय दल जो मुस्लिम क्षेत्रीय दल थे वो प्रभावी थे, लेकिन मुस्लिम दल का क्या होगा, मुस्लिम लीग का कहीं भी क्या आया, एक मतलब सरकार नहीं बन पाया। इसको लेकर भी एक प्रश्न काफ़ी अच्छा पूछा गया है कि यहीं से उसका बीजारोपण हो जाता है और वह असंतुष्टता और मतभेद पैदा हो जाता है, उसे डर सताता है मुस्लिम लीग को कि वहीं से वो द्विराष्ट्र और क्या करता है, एक पाकिस्तान की मांग को उसके मन में बैठ जाता है डर से। तो हालांकि इसके बाद देखेंगे कि किस तरह से जब वो इस्तीफा देता है तो वही कांग्रेस और जस्टिस पार्टी मिलकर बी आर अम्बेडकर के साथ क्या करती है, मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है, तो वो बात अलग है ना, तो उसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा त्यागपत्र दे दिया था, क्या कारण था? कारण क्या था आपको पता होना चाहिए ना कि द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारत से कहे हुए उसके शामिल होने की घोषणा कर दी थी। इस बात को लेकर अंग्रेज ये भारतीय नाराज थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहिए या भारतीय कहिए आंदोलनकारी नाराज थे, वो इस बात पर राजी हो रहे थे कि आप हमें यह आश्वासन दीजिए कि आप हमें पूर्ण स्वराज्य देंगे, स्वतंत्रता देंगे, तभी हम आपको सहयोग करेंगे। इसको लेकर वो आनाकानी कर रहे थे, इसमें उनकी क्या तत्परता नहीं दिख रही थी सत्ता हस्तांतरण करने की, इसके कारण वो इस्तीफा दे देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई, इसका कोई कारण नहीं था। कांग्रेस ने वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य करना असंभव हो गया था, ऐसा भी कुछ नहीं परिस्थिति बना था। उनके प्रांतों में अत्यधिक सांप्रदायिक अशांति थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। कथन ABC में कोई भी सही नहीं, हाँ यही है, कोई भी सही नहीं है। कारण देने का था जो हमने स्पष्ट कर दिया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध में बिना कहे हुए, बिना परामर्श लिए हुए वो क्या कर दिए, घोषणा कर देते हैं, उससे लेकर क्या हो जाते हैं, वो नाराज़गी जाहिर होते हैं और क्योंकि वो शामिल होने की भी बात किया जाता है, लेकिन जो शर्त रखा जाता है उस शर्त को अंग्रेजों के द्वारा नहीं माना जाता, उसमें आनाकानी किया जाता है। 156 में देखिए, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पीजेंट एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। देखिए सभी तीनों प्रश्न है, चर्चा हो चुकी है। बी आर अम्बेडकर जब हम लोग भारतीय 1857 की क्रांति से पहले देखे थे जनजातीय जातीय आंदोलन में, तो उसकी चर्चा बी आर अम्बेडकर के बारे में विस्तार से हुई थी। तो पीजेंट एंड वर्क्स पार्टी ये
बी आर अम्बेडकर से कोई इनका नाता नहीं है। यह एक भारतीय किसान, पीजेड का अर्थ होता ही है किसान, फार्मर का ये साइनोनिम है। तो भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी महाराष्ट्र के एक मार्क्सवादी दल होते हैं, तो ये नहीं होते पार्टी। और बचा दो, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट। बिल्कुल, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट जो होता है, इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1939 में जो किया जाता है, 1939 नहीं कही है, 1942 में कही है ना। ये क्या होता है कि भारतीय दलित के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 ईस्वी में क्या किया था, ऑल इंडिया शेड्यूल फेडरेशन कास्ट को बी आर अम्बेडकर के द्वारा इसका क्या किया था, स्थापना किया था। और उससे पहले जो इंडियन इंडिपेंडेंट 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना किया जाता है। आपको पता हुआ 1937 में चुनाव होता है, 1937 के चुनाव में 13 सीटें उसमें जीती। फिर उस चुनाव में भाग लेने के लिए बी आर अम्बेडकर भी क्या होते हैं, अलग से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना करते हैं और उसमें कुछ सीटें भी ये हासिल करते हैं। तो इस तरह से इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल, ये दो और तीन इस प्रश्न का पर्याप्त हो जाएगा। जो भीमराव अंबेडकर के दलों, किन किन दलों की स्थापना किए थे, तो 2 और 3 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल। देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की जब हम लोग बी आर अम्बेडकर के पढ़े थे, इससे पहले वो क्या करे थे, बहिष्कृत या हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में याद करिए, जब वो वकालत करके क्या आते इंग्लैंड से भारत में आते, तो उस समय वो क्या कर रहे होते, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी समय जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनका पहला जो संगठित प्रयास होता है, केंद्रीय हित बहिष्कारिणी सभा, जो 1924 ईस्वी में करते हैं। तो वो प्रश्न पीछे था जब हम लोग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ रहे थे। फिर अखिल भारतीय दलित एसोसिएशन की भी वो स्थापना 1925 में करते हैं। उसके बाद होता है इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, कब, 1936 ईस्वी में होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। वही 1900 अनुसूचित, जिसको इंडियन ये है ना, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, तो अनुसूचित जाति संघ, इसी को हिंदी में कहा जाता है। तो कभी कभी यह भी देखने को मिल जाता है, तो हड़बड़ाना नहीं है, अनुसूचित जाति संघ भी लिखा रह सकता है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की जगह। तो ये 2-3 था। नेक्स्ट देखिए 157 में, 1932 में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत, यानी मरणोपरांत नहीं है, मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि क्यों किया। अब याद करिए 1932 ईस्वी में जो वह उपवास को प्रधानता करते हैं, देते हैं, यानी कि अनशन स्टार्ट करते हैं, क्यों स्टार्ट करते हैं, तो वह वक्त होता है कि जो क्या होता है, रैमजे मैकडोनाल्ड जो होता है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक सांप्रदायिक पंचायत यानी 11 प्रांतों के लिए पृथक निर्वाचन की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। और इस घोषणा में एक दलित समुदाय के लिए भी पृथक निर्वाचन की बात करता है, जिससे लेकर गांधी जी नाराज होते हैं और इसका वो विरोध करते हैं। और इसको लेकर वह जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होता है उसको पत्र भी वो लिखते हैं। हालांकि उनके पत्र के बाद कोई प्रतिक्रिया ना होने के कारण वह 20 सितंबर 1932 ईस्वी को अनशन करना प्रारंभ कर देते हैं। और फिर क्या हो जाता है, जैसे स्टार्ट करते हैं तो मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता होता है। और उस समझौता में बी आर अम्बेडकर यह मानने के लिए राजी हो जाते हैं कि पृथक निर्वाचन दलितों के लिए नहीं होगा, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि पृथक निर्वाचन से दलित समुदाय वो और समाज से वंचित हो जाएगा, पिछड़ा हो जाएगा, अब उसको और शोषण होगा। तो इसलिए उस चीज़ का विरोध कर रहे थे। उसमें क्या था कि उन्हें 2 वोट का अधिकार दिया गया था। एक वोट है जो अपने समुदाय के लिए चुनेगा, दूसरा सामान्य, जिस तरह से आज का चुनाव होता है, इस तरह से था। तो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। हाँ, अब जब दोनों में समझौता हो जाता तो इसके लिए वो मान जाते हैं। उसके बाद जो 71 सीट था उनके लिए, जो विधानसभा में जो आरक्षित था, उसे बढ़ाकर 148 कर दिया जाता है, 148 या 47 था। तो इस तरह से होती है। तो यही था रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, उसी के विरोध में इन्होंने क्या किया था, जो है वो उपवास प्रारंभ किया था। और जो 24 सितंबर को वो अंततः फिर क्या हो जाता है, खत्म होता है। नेक्स्ट देखिएगा 158 में रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। अब समझिए रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था। वह वक्त है 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया जाता, खासकर क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। वही सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में यह समिति को लाया जाता। इस समिति के लाने का मकसद एक ही था कि जो भारत में क्रांतिकारी गतिविधि है उसको किस हद तक व्याप्त है, उसी को जाँच करने के बारे में लाया था, क्योंकि जो रक्षा कानून था भारत का उस समय वो समाप्त होने वाला था। तो मेन जो उद्देश्य था कि भारत में क्रांतिकारी जो षड्यंत्र है किस स्तर तक फैले हुए हैं, उसकी जांच करने के लिए लाया गया था। तो इस समिति ने जो अपना रिपोर्ट 1918 में देता है, उसके बाद 1919 ईस्वी में विधानसभा में पेश किया जाता है। इसमें दो प्रस्तावों को पेश किया जाता है। हालांकि इन दोनों प्रस्तावों पर विरोध होता है, जिसमें एक प्रस्ताव को क्या कहता है, ब्रिटिशर्स के द्वारा वापस लेता है। दूसरा यही जो क्या कहलाया, रॉलेट एक्ट कहलाया, इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। यही रॉलेट एक्ट जिसे जब पारित किया गया तो एक और अन्य नामों से क्या जाना गया, इसे कहा गया क्रांति और अराजकता अपराध अधिनियम। वही रॉलेट एक्ट का है, क्योंकि इस कानून में था कि बिना किसी के शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, बिना वारंट के अधिकार किया जा सकता है, ग्रुप में नहीं चल सकते हैं। तो इस आधार पर था, इसलिए इस कानून को गांधी जी ने काला कानून भी कहकर संबोधन किया। बिना वकील बिना दलील के कानून भी कहा गया इस 1919 ईस्वी को, रॉलेट एक्ट को।
तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना, यही था इसका मेन उद्देश्य। 159 में देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में इतिहास में इसलिए महत्वपूर्ण बहुत प्रसिद्ध है। क्यों है? कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन 1929 है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध होने के पीछे जो रीजन है, हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे 157 के पास में थे ना। हाँ, अब करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन है वो प्रसिद्ध क्यों था? पहला प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब थोड़ा सा ध्यान करिए, वक्त है 1929 का लाहौर अधिवेशन, और इस लाहौर अधिवेशन किया जाता था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। काफ़ी चर्चित, काफ़ी अच्छा प्रश्न, 2-3 बार आ चुका है, क्योंकि इस प्रश्न से 2-3 कॉन्टेंट जुड़े हुए हैं, 2-3 जो हैं आगे के, जो हमारा जिस तरह से 26 जनवरी को क्यों लिया गया, तो वही यहाँ से सब जोड़ा हुआ। आइए समझते हैं। तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया जाता है। इस अधिवेशन में मुख्यतः क्या कहता है? पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है, डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती है, और उसके साथ साथ में ये क्या किया जाता है? यहाँ पे जो होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार की बात की जाती है। तो पहला ऑप्शन क्या करा? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। बिल्कुल सही है कि 1929 में उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प रखा। इसमें क्या है? उग्रवादियों दरवादियों के झगड़े को सुलझा लिया गया, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि 1929 क्या, 1918 में जिस तरह से 1907 में गरम दल नरम दल अलग हुए, तो दोबारा 1918 में भी यही देखने को मिल गया। कारण क्या हुआ कि 1918 ईस्वी में क्या हुआ? चैम्सफोर्ड सुधार जो लाया गया, उस चैम्सफोर्ड सुधार से जो थे कांग्रेस और नरमवादी अलग हो जाते हैं। नरमवादी इसको सपोर्ट करते हैं, जिसमें कौन रहते हैं? सुरेंद्र बनर्जी, वो अन्य नेता रहते हैं। वहीं से अलग होकर वो क्या करेंगे? लिबरल पार्टी बनाएंगे। तो वो बात अलग है। तो दूसरा विभाजन बोला जाता है 1918 ईस्वी में। तो उग्रवादियों के भी झगड़े सुलझा, ऐसा नहीं इसमें हुआ। उसमें देखिए, इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र के सिद्धांत को अस्वीकार कर एक संकल्प, ऐसा बात नहीं। इसमें द्विराष्ट्र की मांग किया गया था, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन एक ही पर्याप्त है। और क्या था 1929 ईस्वी मुख्य रूप से क्या किया गया था? इसमें जो है कि 26 जनवरी को क्या किया गया था? इस जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर में होता था, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। तो बहुत सारे जगह पर 26 जनवरी को लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, तथा वो 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? झंडा भी फहराया गया था इसी अधिवेशन के बाद। तो ये था। तो यह प्रश्न सिर्फ एक सही होगा, केवल एक सही होगा। देखिए 160 में आते हैं, लोक सुरक्षा विधेयक। यह है जो पब्लिक सेफ्टी बिल, जो 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है? काफ़ी अच्छा प्रश्न। देखिए, लोक सुरक्षा बिल लाया क्यों गया था? यह लाया गया था 1928 ईस्वी में। अब प्रश्न उठता है 1928 में 2-3 समय हुआ, 2-3 ऐसे वहाँ पर वाक्या हुए जो याद है। जैसे साइमन कमीशन भी आया, विरोध भी हुआ, है ना। फिर आप देखेंगे कि 1928 ईस्वी में एक घटना भी होता है, मेरठ संयंत्र घटना, जिसमें कुछ को क्या किया था, लगभग 11 को पकड़ के लाया जाता, केस चलाया जाता, तो वो अलग है। लेकिन यहाँ पब्लिक सेफ्टी बिल जो लाया गया था, वह मुख्य रूप से जो लाने का जो उसका उद्देश्य था, वह समाजवाद और कम्युनिस्ट जो थे, यानी कि जो समाजवाद और कम्युनिस्टों पर जो अंकुश लगाने के लिए यह बिल लाया गया था। उनका मानना था कि समाजवाद और कम्युनिस्ट क्या कर रहे हैं? वह भारतीय यानी कि ब्रिटिश संप्रदाय को, ब्रिटिश जो सम्राट हैं उसे क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित, यानी उसे यहाँ से मतलब निकालने का, उसके लिए भड़काने का वो लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लेकर वो सुरक्षा बिल लाते हैं। तो वो मुख्य रूप से उसका संबंध रहता है समाजवादी और कम्युनिस्ट के अंकुश लगाने के लिए यह बिल लाया जाता है। तो वह जो है वह अब यह जो वाक्य लाया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सीधा प्रहार, वह कहे थे, कौन कहे थे? कौन है? हाँ, मोतीलाल नेहरू। जो क्या हो जाएगा इसका प्रश्न का सही जवाब? मोतीलाल नेहरू होगा। उन्होंने इसको क्या कहे थे? इस तरह संबोधन किया था पब्लिक सेफ्टी बिल का। और 161 में देखिएगा कि फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन के, अब हमें समझना होगा कि ये सर्वदलीय सम्मेलन जो फरवरी 1928 में हुआ था, क्यों हुआ था और उसे क्या नाम दिया गया था? वक्त है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1918 ईस्वी में आपको पता होगा आता है, 3 फरवरी 1918 ईस्वी को। और जो साइमन कमीशन आता है उसका भारत में काफ़ी विरोध होता है, क्योंकि उसके सभी सदस्य क्या होते हैं? ब्रिटिशर्स होते हैं। यानी 7 ब्रिटिश सांसदों का एक कमीशन होता है, जिसका अध्यक्षता सर जॉन साइमन के द्वारा किया जाता है। इसको लेकर विरोध होता है, साइमन गो बैक का नारा भी लगता है, और इससे रिलेटेड लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज होता है। तो वो आगे है। तो जैसे ही विरोध होता है, तो इस विरोध के जो भारत सचिव होता है लॉर्ड बर्कन, जब विरोध होता है तो उसने भारतीयों को एक चैलेंज दिया और बोला कि क्या भारतीय अपना संविधान खुद बना सकते हैं, सभी दलों के बिना विरोध किए हुए ब्रिटिश सांसद में पेश कर सकते हैं। और इस जो कमिटमेंट उसका था, यानी कि इस तरह का जो उन्होंने
चैलेंज दिया, उसको स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ जिसे नेहरू रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, जिसकी अध्यक्षता आप आगे देखेंगे कि M.A. अंसारी के द्वारा किया जाता है, वही अब्दुल अहमद अंसारी के द्वारा किया जाता है। तो ये उनके करते हैं, ये दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन वही दिल्ली में होता है इसका। तो उसमें 29 जो होते हैं सदस्य संस्था भाग लेते हैं और फिर यही देखेंगे कि अब क्या हो जाता है। इसमें भी जब नेहरू रिपोर्ट लाता है, इसमें मांग मुख्य रूप से इसमें मांग जो किया जाता है डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज्य की बात की जाती है। किसमें? इसी में। तो आप ध्यान में रखिएगा, डोमिनियन स्टेट और पूर्ण समाज की मुख्य रूप से, और भी अन्य मांगे होती है। अब क्या हो जाता है, आगे आप देखेंगे कि फिर इसका विरोध करेगा तो जिन्ना की 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत होगी। तो आगे चर्चा करेंगे। 162 में देखिए, निम्नलिखित में से यानी इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? ये तंजौर तट, ये आप आ जाइए पश्चिमी भारत में, आ जाइए नीचे आ जाइए पश्चिमी तट पर, ये मिलेगा तंजौर तट। तो जिस तरह से जो असहयोग, जब सविनय भाग्य आंदोलन स्टार्ट होता है जिसमें महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के द्वारा नमक कानून को तोड़ते हैं, तो वह सिर्फ क्या करते हैं, वह गुजरात को नहीं वह नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे भारत को नेतृत्व कर रहे हैं। हर एक जगह लोगों ने इसका बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लोगों ने सपोर्ट किया, इस दांडी मार्च में भाग लिया। तो वही जो होता है पश्चिमी तट पर कौन भाग लेते हैं, वह होते हैं सी राजगोपालाचारी। यह सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु में जो होते हैं वह दांडी यात्रा की तरह ही वह त्रिचनापल्ली से लेकर कहाँ जाते हैं, वेदारण्यम तंजौर तट पर जाते हैं। और तो इसलिए ये राजपाल वही पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे, पश्चिमोत्तर सीमा में, यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में इधर आ जाइए, उस सीमा में आप देखेंगे तो उसका नेतृत्व कौन करेंगे, यह करेंगे अब्दुल गफ्फार खां। वह नेतृत्व करते हैं इस आंदोलन का और उसी के कारण वो सीमांत गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो प्रश्न ये भी दे सकता है, ये तो तंजौर तट दे दिया, हो सकता है दे दे पश्चिमी तट, यानी कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमी तट नहीं, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, तो वो हो जाएगा सीमांत गांधी ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखिएगा, और आपको बता दें जो दांडी यात्रा हुए थे उसमें बहुत सारे लोगों ने, खासकर उसमें कौन थे, सरोजिनी नायडू भी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ये सभी नेताओं थे। तो प्रश्न कभी कभी तो यह भी देखने को छाटने को मिल जाता है उसमें, तो आप ध्यान में रखिएगा। और एक बात और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें सिर्फ मतलब हिंदू नहीं थे, हिंदू के साथ साथ में 2 मुस्लिम बोला जाता है, एक हरिजन थे, सिख भी थे, इन सभी लोगों ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए 163 में, इसी में एक और घटना आपके आगे देखने को मिलेगा। ये देखिए कौन थे, बेब मिलर थे जो इस दांडी यात्रा के बाद जो दांडी मार्च हुआ था उसी से मुंबई से 140 मील दूर जो होता है, क्या नाम है देखिए ना, धीरौना कर एक स्थल होता है, वहाँ पर सरोजिनी नायडू के द्वारा 2500 लोगों का क्या कहता है नेतृत्व में वह इस प्रकार का यात्रा किया जाता है, संबोधन किया जाता है। तो उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मतलब अवहेलना झेलना पड़ा था ब्रिटिशर्स को। उसका बेब मिलर पत्रकार जो होते हैं वह भी इसमें शामिल होते हैं दांडी मार्च में। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बम्बई, लखनऊ, चंपारण, वाराणसी। वह होता है वाराणसी, क्योंकि वह उस वक्त कुछ दिन पहले ही वो कहाँ से आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं 1915 में। और 16 में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होता है उसका उद्घाटन समारोह में वो अपना स्थापना वर्ष पर वो भाषण देते हैं और वो पूरा स्पीच उन्होंने इंग्लिश में देते हैं। तो ये वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 164 में, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का गढ़ा? काफ़ी अच्छा प्रश्न, याद करिए जब हम लोग गांधी जी का चर्चा कर रहे थे उसमें देखा था, जब उन्होंने महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वो 1899 में जाते हैं, 1915 में आते हैं, हालांकि बीच में 2 बार ज़रूर आते हैं लेकिन वो अल्प समय के लिए आते हैं गाली। तो क्या होता है सत्याग्रह का, जब वह क्या कर रहे होते हैं, याद करिए 1906 ईस्वी में ट्रांसवेल में जब वो पंजीकरण विधेयक, जो पंजीकरण अधिनियम था उसके विरुद्ध उन्होंने जब आंदोलन कर रहे थे, तो उसी वक्त उन्हें सत्याग्रह करने के लिए, आंदोलन करने के लिए कुछ शब्दों की आवश्यकता है। उसी शब्द में जो उनके भांजे होते हैं मगन लाल, वह शब्द देते हैं सदग्रह, और उस सदग्रह में उसे परिवर्तन का सत्याग्रह देते हैं, यानी सत्य से आग्रह करना, सत्य के लिए मर मिटना, यही था उनका सत्याग्रह। ये सब महात्मा गांधी के द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया? जब गांधी जी क्या हो रहे होते हैं, जो अब्दुल्ला होता है उसके केस को लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। उसके बाद जब वो क्या कर रहे थे, डरबन से विक्टोरिया की यात्रा कर रहे होते हैं, डरबन में जाते हैं, उसके एक हफ्ता बाद वो विक्टोरिया के लिए निकलते हैं। तो उसी के बीच में मारिट्सबर्ग का स्टेशन आता है, जो पीटर मारिट्सबर्ग, वहीं पर क्या होता है, वो उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी एक गोरे को उनसे रहा नहीं गया, वो आकर उनका विरोध करने लगते हैं, यानी ठेलने लगते हैं। उसके बाद फिर मंजबड़ी ज़बरदस्ती उन्हें क्या करता है, रेलवे स्टेशन से पिट्सबर्ग में बाहर फेंक दिया जाता है। और वो रात पूरा कड़ाके का ठंड था, उठी छुड़ती ठंड में उन्होंने क्या किया, उस रात को झेला। उसके बाद उनके उस दिन के बाद से फिर उनमें एक नई प्रवृत्ति उछलती है और वो ये संकल्प करते हैं कि इस तरह का शोषण जो किया जा रहा है भारतीयों के साथ यहाँ, उसका उन्होंने विरोध करने का संकल्प ठाना। उसके बाद भी बहुत कुछ परिवर्तन होता और फिर वही महात्मा गांधी, वहाँ तो गांधी बन के जाते हैं और लेकिन लौटते हैं महात्मा बनकर।
नेक्स्ट देखिएगा 165 के बाद 166, निम्नलिखित में से किसने 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब याद है कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन क्या था याद करिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी का होता, उन्होंने क्या करता, जब राजनीतिक गतिरोध काफ़ी अस्त व्यस्त भारत में होता तो 22 जनवरी 1946 को क्या कर शांतिपूर्ण हस्तांतरण करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी एक उच्च स्तरीय क्या करता, मतलब कमीशन को भेजता। उस कमीशन का नाम होता कैबिनेट मिशन, जिसमें क्या होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं, अलेक्जेंडर होते हैं, पैट्रिक लॉरेंस होते हैं, ये शामिल होते हैं। इस तरह से उस तरह ये कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लेता है। और वह क्या करता है, वह मिशन के अध्यक्ष जो होते हैं वह कौन होते हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस होते हैं। और वो आते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं 16 मई को जो मिशन द्वारा क्या कहता है एक योजना प्रस्तुत किया जाता है कि किस तरह से संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। वो चर्चा हम लोग आगे पॉलिटी में करेंगे। तो ये था कैबिनेट मिशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कौन कौन सदस्य थे। तो सर स्टीफन क्रिप्स होते हैं, उसके बाद अलेक्जेंडर होते हैं और पैट्रिक लॉरेंस, और जो उसका नेतृत्व करते हैं वो पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा किया जाता है। सर जॉन साइमन तो साइमन कमीशन में उसकी अध्यक्षता करते हैं। 167 में देखिए इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए ऊपर कैबिनेट मिशन की हम लोग चर्चा की कि कैबिनेट मिशन है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया जाता है। और फिर यह भारत आती है, जिसमें से सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और कौन होते हैं अलेक्जेंडर, ये सभी शामिल होते हैं। और वो भारत में आते हैं। फिर वो 16 मई को एक योजना प्रस्तुत करते हैं, जिसमें किस तरह से क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा, कितने प्रांत से लिया जाएगा, कितने मनोनीत किया जाएगा, कितने राजघरानों से, वो सभी वो क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, सर क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर भी थे, ये तीनों थे। लेकिन विलियम वुड ये नहीं थे। विलियम वुड की चर्चा हम लोग पहले एक बार चर्चा हुई है कि उस समय एक बार वो आते हैं पत्रकार के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए आते हैं। तो हालांकि एक इनका करेंसी अमेरिका में, ये इंग्लैंड में करेंसी के निर्माण में इनका एक योगदान रहता है। 168 में देखिएगा तो इस क्या हो जाएगा, विलियम वुड हो जाएगा। 168 में देखिए 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष थे? तो 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष, देखिए आज़ादी के समय है तो भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, उस समय वह जेपी कृपलानी ही होते हैं, ऐसा नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मान दीजिएगा। हाँ 1947 में टर्म रहते हैं, लेकिन जब तक भारत आज़ाद होता है उस समय कृपलानी रहते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, फिर वो भी इस्तीफा देते थे क्योंकि वो विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो लेकिन भारत की स्वतंत्रता तक ये रहते हैं। प्रश्न ये भी पहले पूछा जा चुका है, दोनों प्रश्न, एक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन को ही गायब किए हुए था, तो वहाँ पे जेपी कृपलानी हो रहा था। लगभग क्वेश्चन नंबर शायद 67 69 या 81 ऐसे ही था। 169 में देखिए निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी का साथ था? अब प्रश्न साथ था, हमने अभी चर्चा किया कि दांडी मार्च जब हुआ था, जब सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो उस सभी ने अवज्ञा आंदोलन में जो 1930 ईस्वी को होता है, दांडी मार्च से स्टार्ट होता है, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में जो क्या करते हैं 78 सहयोगियों के साथ निकलते हैं। उसमें क्या होता है कि राजेंद्र प्रसाद होते सरोजिनी नायडू, लेकिन साथ साथ में एक बेब मिलर जो ब्रिटिश पत्रकार होता है, यही बेब मिलर के बारे में हमने चर्चा किया था, जिन्होंने क्या किया था, जो बम्बई से 140 मील दूर जो होता है कौन सा जगह था वो, धरसाना नामक जगह स्थल पर 25 लोगों का नेतृत्व सरोजिनी नायडू द्वारा किया गया था। यह छापकर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश में हलचल काफ़ी मचा दिया था। तो ये बेब मिलर पत्रकार थे, वह भी महात्मा गांधी के दांडी मार्च में शामिल थे। 170 में देखिए मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा? अब देखिए यह इसकी चर्चा थोड़ा पहले की कि नेहरू रिपोर्ट आया, और वह नेहरू रिपोर्ट क्या गया था, जो भारत सचिव था लॉर्ड बर्डेन के जो चुनौती दिया गया था, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कांग्रेस ने उसके नेहरू रिपोर्ट का किया, जिसमें से पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट की मांग थी, और भी अन्य मांगे थी। और उसको लेकर नेहरू रिपोर्ट से भी अब क्या थे, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि मुस्लिम लीग क्या होती है, सपोर्ट में नहीं होती, हालांकि सिख समुदाय भी से संतुष्ट नहीं होते। तो वही नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के तौर पर वह 14 सूत्री मांगे जो मुस्लिम समुदाय उसमें पेश करते हैं, जिसमें बोला जाता है कि विधानसभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व अलग हो, कम से कम विधानसभा में एक सीट का आरक्षण हो, नौकरियों में प्रावधान हो, इस तरह के वो 14 सूत्री मांगे दिया जाता, वह 1929 ईस्वी में दिया जाता। तो ये कनेक्टिविटी है, ध्यान में रखिएगा किस तरह से साइमन कमीशन आता है, फिर नेहरू रिपोर्ट आता है, फिर नेहरू रिपोर्ट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री मांगे प्रस्तुत होता है। तो एक दूसरे से कनेक्ट है, याद रहेगा स्टोरी तो भूलेंगे नहीं। 171 में देखिए निम्नलिखित में से किस, तो ये 19 मार्च में किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिए, हो सकता है छोटा डेट पूछ जाए, तो मार्च 1929 में। 171 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को एक भारतीय समस्याओं का हल की कुंजी बताया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए महात्मा जो ये जवाहरलाल नेहरू होते हैं, वो समाजवाद का काफ़ी समर्थक होते हैं। समाजवाद का अर्थ समझ रहे हैं ना, समाजवाद का अर्थ होता है, समझ लीजिए पहले, कि मतलब धन या संपत्ति का जो स्वामित्व होता है ना, वह क्या होता है, और वितरण जो होता है समाज में नियंत्रण के अधीन
होते हैं, उसी को कहते हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास पूंजीपति नहीं होता है, समाजवाद में समाज में सभी वितरण होता है। तो उस तरह के इसमें ये विश्वास रखते थे समाजवाद में। तो वह क्या थे, वह लखनऊ का अधिवेशन 1936 में जो होता है, तो यह भी ध्यान में रखे, हो सकता है पूछ दे। तो 1936 में उसमें समाजवाद पर उन्होंने काफ़ी अच्छा वक्तव्य दिया था, उस चीज़ को, समाजवाद के विषय को चुना और उन्होंने काफ़ी अच्छा बात, उन्होंने वक्तव्य को अपने भाषा में और जो भी है उस तरह से उन्होंने यह परिभाषित किया कि किस तरह से समाजवाद के समर्थन वो थे। नेहरू वो लोकतंत्र को समाजवाद का पर्याय ही मानते थे। उनका मानना था कि जब तक आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक जो स्वतंत्रता है वो श्रम के अधीन है, यानी श्रम के समान है। तो उस तरह से वो काफ़ी समाजवाद के क्या थे, उनका मानना था कि जब तक, यानी कहीं इनका मानना था कि समाजवाद का पर्याय ही लोकतंत्र ये मानते थे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियम सीमा आयोग बॉम्बे कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी, सीमा आयोग की। अब ध्यान रखें, अब ये सीमा आयोग थे, जो सीमा का निर्धारण किया गया, जिसमें से वो लाइनें तय की गई, वह सर रेडक्लिफ द्वारा 1947 ईस्वी में क्या किया गया था, यह सीमा आयोग का निर्धारण किया गया था, जो प्रश्न और भी जगह पूछे जाते हैं। तो ये था गांधी युग से रिलेटेड, और ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग क्या हो चुके हैं, समाप्ति के कगार पे आ चुके हैं। अब भारत क्या होगा, आज़ाद भी हो जाएगा। जैसे भारत आज़ाद होगा फिर संविधान बनेगा, वो पॉलिटी का क्षेत्र कहलाने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए सब्जेक्ट में मिलते हैं, तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।